हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर्स। और आज हमारा जो ये लेक्चर है ये है मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री जो है आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसके अंदर, जहां से आपको जो है क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिलते हैं। तो फिर आज हमने शुरुआत की है मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक इतिहास की। उसके अंदर हम पहला चैप्टर कौन सा करेंगे? यूरोपियों के आगमन के समय भारत। जब यूरोपियन आए थे उस समय का भारत कैसा था। इस चैप्टर को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले भाग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? भाग एक के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से यूरोपीय लोग या यूरोप से कौन कौन आया था भारत में, किन किन कंडीशन में आया था, और अपने साथ क्या लेकर आया, कैसे आया, वो सारी चीजें देखेंगे, किस रास्ते से आया। तो भाग एक में हम पढ़ेंगे यूरोपियों के बारे में कि यूरोप से कौन कौन भारत आया था। और इस चैप्टर का जो भाग दो रहेगा, हाँ, आपको जो लेक्चर भी उसी फॉर्म में मिलेंगे। जो इसका भाग दो रहेगा उसमें मुगलों की स्थिति, जिस समय भारत के अंदर यूरोपियंस आ रहे थे उस समय मुगलों की स्थिति कैसी थी, मतलब मुगल उस समय किस प्रकार की स्थिति में थे, वो देखेंगे कि मुगलों ने उनको यहाँ पर स्टैब्लिश कैसे होने दिया, या फिर किस प्रकार मुगलों का जो उत्थान हो रहा था या उनकी डिग्रेडेशन हो रही थी, क्या हो रहा था, वो सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे। और किसी भी चैप्टर को करने के दो तरीके होते हैं स्टूडेंट्स। एक ये होता है कि आप लोग, जैसे मैं ये करवाऊंगा आपको चैप्टर, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप उसको याद कर लेंगे चीजों को। दूसरा तरीका क्या रहता है? दूसरा तरीका ये रहता है कि ये आप चैप्टर पढ़ लीजिए यहाँ से, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक है, काफी स्टूडेंट्स को पता है, कईयों को नहीं पता, वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन बैंक के बारे में। क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में से सेम नाम का, जिसमें यूरोपियों के आगमन के समय भारत, सेम नेम से जो चैप्टर है क्वेश्चन बैंक में, उसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। वो 100 क्वेश्चन कर लो पहले। वो 100 क्वेश्चन करके आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से, किस पार्ट से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, तो वो पार्ट पे आप ज्यादा ध्यान देंगे। तो आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पहले इसका भाग वन और भाग टू पूरा करवाऊंगा, उसके बाद उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, ताकि आपका बिल्कुल एक दोनों तरीके से बहुत अच्छी स्टडी हो जाए। और आपका मतलब कि पूरा कंक्रीटेड की तरह, जैसे कंक्रीट मकान होता है उसकी तरह आपका जो पूरी तैयारी हो जाए, आपका बेस इतना अच्छा हो जाए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो आपका गलत ना हो, और आपका बिल्कुल भी आप गलत करके ना आए या छोड़ के ना आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम एक बार फिर से देख लीजिए, यूरोपियों के आगमन के समय भारत। जब यूरोपियंस आ रहे थे भारत में उस समय हमारा भारत कैसा था। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर नोट डाउन पहले ही नोट्स के अंदर दी गई हैं, कुछ चीजें यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, आपके सामने स्क्रीन पे दी गई हैं। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप लोग हमसे ले सकते हैं 9896160956 पर। और ये नंबर है हमारे 9896160956। और कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बोल बोल के लिखवाऊंगा, तो आप खुद नोट भी कीजिए उन चीजों को। नोट करने से क्या होता है, एक हैबिट बनी रहती है कि ठीक है, मैंने आज क्लास में ये किया था, आज की क्लास है, जैसे क्लास की डेट लिख लिया करो। तो सारी चीजें आप अपनी जिम्मेवारी पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ये आए क्यों भारत में, यूरोपियंस आए क्यों। तो भी 1707 के अंदर जो मुगल बादशाह औरंगजेब था उसकी मृत्यु हो गई। मुगल बादशाह, क्या नाम था उनका? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और उसके बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य बिल्कुल ध्वस्त होता चला गया। मतलब जैसे ध्वस्त का मतलब क्या है? ध्वस्त का मतलब है कि वो खत्म होता चला गया 1707। अब ये बहुत आगे की बात है, यूरोपियंस बहुत पहले आ गए थे, लेकिन मैं आज एक चीज बता रहा हूँ कि उस समय भारत में कैसी स्थिति हो गई कि मुगल बादशाह औरंगजेब, जो कि एक शक्तिशाली बादशाह था, एक राजा था, तो उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने क्या, भारत में अपने पैर जमाने स्टार्ट कर दिए। अब इससे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर भारत में ये जो है यूरोपियंस आए कब और कैसे। ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, आना भी चाहिए कि जो यूरोपियंस थे ये भारत में कब और कैसे आए। तो भाई यूरोपियंस भारत में पहली बार नहीं आए। जब हम ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, आधुनिक इतिहास के अंदर पढ़ रहे हैं कि अंग्रेज भारत में आए, किस तरह से आए, तो अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी हो, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर आपने देखा कि हड़प्पा संस्कृति में कौन कौन सी सील्स मिली हैं, तो वहां पर आपको पता चलता है कि भारत के अन्य राज्यों के साथ या अन्य देशों के साथ पहले भी व्यापारिक संबंध थे।
व्यापारिक संबंध जो है एंशियंट टाइम से चलते आ रहे हैं। हम चीजों का आदान प्रदान या आयात निर्यात एंशियंट टाइम से करते आ रहे हैं। तो यूरोपियंस पहली बार नहीं आए थे, ऐसी कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन इस बार जो आए थे ये किसी और मंशा के साथ आए थे। और जब ये आए, इन्होंने अपने पैर यहाँ पर भारत में जमा लिए, तो भारत का पूरा इन्होंने इतिहास ही चेंज कर दिया। तो वो आगे हम पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाएगी, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो सबसे पहले देखिए कि यूरोपियंस के अभी आने का कारण, अभी इन्होंने क्या है, नया रास्ता खोजा था। क्या खोजा था? नया रास्ता इन्होंने फाइंड आउट किया। नया रास्ता या फिर मार्ग, नया मार्ग इन्होंने खोजा। तो इसकी जरूरत इन्हें क्यों पड़ी? जिस मार्ग से पहले एंशियंट टाइम से आ रहे थे, उस मार्ग को क्या हो गया, ये बंद हो गया, या फिर इस मार्ग से, इस रास्ते से क्या प्रॉब्लम थी? तो ये जो मार्ग था ना, दो दो कॉन्टिनेंट्स को, एक यूरोप और दूसरा दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता था। दक्षिण पूर्व एशिया। अब भारत, इंडोनेशिया, यहाँ पर बहुत कुछ जो है उगता है, मसाले होते हैं यहाँ पर इंडोनेशिया में, भारत में। तो ये यूरोपियंस को मसाले बहुत पसंद थे, ये मसाले लेने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर आते थे, और चीन के साथ भी ये व्यापार करते थे। तो जब ये आते थे तो ये एक एशिया माइनर है, एशिया माइनर को क्रॉस करके आते थे। एक जगह का नाम है एशिया माइनर, कहाँ पर है? कुस्तुनतुनिया के अंदर एशिया माइनर है, तो वहां पर ये आते थे। और जो क्या हुआ 1453 के अंदर, 1453 में, 1453 में, ये डेट याद रखना, नोट कर लेना। 1453 के अंदर उस्मानिया सल्तनत ने, जो उस्मानिया का सुल्तान था, उसने एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। ये मैं लिख देता हूँ। आपका मीडियम इंग्लिश है, हिंदी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा सारी चीजें। तो कुस्तुनतुनिया पर जो है उस्मानिया सल्तनत ने या उस्मानिया के सुल्तान ने कब्जा कर लिया। अब इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया, तो ये कौन थे? ये तुर्क थे। तो इस रास्ते पर तुर्कों का जो पूरा कंट्रोल हो गया। अब यूरोपियंस इस रास्ते से अगर अपना व्यापार करते थे, तो इनको एक तो लूटपाट का डर रहता था, दूसरा इनको यहाँ पर टैक्सेस भी देने पड़ते थे, एक्स्ट्रा टैक्सेस। अब इनको बचत कम होने लगी थी। सबसे पहले तो ये चाहते थे कि हमें इस मार्ग से जाना ही ना पड़े, हम टैक्स क्यों पे करें। तो इन्होंने क्या किया, नया मार्ग खोजना शुरू किया, क्योंकि ये पुराना जो है व्यापारिक मार्ग है, ये किसके अंडर आ गया था? तुर्कों के अंडर, ये तुर्कों के नियंत्रण में आ गया था। अब आपको मैं एक बार फिर से थोड़ा बता देता हूँ कि 1453 में उस्मानिया का जो सुल्तान है, उसने एशिया माइनर को जीत लिया, एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया, जो कहाँ पर है? कुस्तुनतुनिया के अंदर। उसके बाद ये सारी चीज जो है, उस्मानिया का सुल्तान एक तुर्क था, तो तुर्कों के अंडर ये सारा आ गया। जो पहले रास्ता था, व्यापारिक मार्ग था, ये तुर्कों के कंट्रोल में आ गया। तो अब यूरोपियंस डर रहे थे कि इस रास्ते से अब उनको जो है व्यापार नहीं करना, तो उन्होंने नया रास्ता या नया मार्ग खोजना शुरू कर दिया। अब नया मार्ग ये कैसे खोज सकते थे? तो भाई इन्होंने एक तो जहाज बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जहाज का निर्माण करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। दूसरा, एक इन्होंने एक और यंत्र बनाया था, कुतुबनुमा। नाम याद रखना, कुतुबनुमा। कुतुबनुमा एक यंत्र है, ये क्या होता है? ये दिशा सूचक होता है। इससे क्या दिशा का पता चलता है कि हम कौन सी दिशा के अंदर जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ। तो ये एक दिशा सूचक इन्होंने बना लिया, जो अपने जहाजों पर ये लगा लेते थे। तो इनको जो है आराम से ये समुद्र के रास्ते से भी कहीं पे आ जा सकते थे। तो इनकी इस रास्ते पे डिपेंडेंस इन्होंने कम करनी चाहिए, कि अगर यहाँ से जाएंगे तो इनके व्यापार में तुर्कों का हस्तक्षेप रहेगा, तुर्क इनके व्यापार के अंदर कहीं ना कहीं रोड़ा जरूर बनेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए इन्होंने नया मार्ग, नया रास्ता खोजना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें सबसे पहले 1492, 1492, ये डेट याद रख लेना, ये भी नोट कर लेना। 1492 जो कोलंबस है, आपने पढ़ा होगा कोलंबस। कोलंबस कौन है? जिसने अमेरिका की खोज की, जो अमेरिका पहुंच गया था। तो ये एक स्पेन का नाविक था। कहाँ का नाविक था? ये स्पेन का नाविक। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों को भी मैं हाईलाइट करता चलूंगा, बताता जाऊंगा आपको कि कोलंबस कहाँ का नाविक था। कोलंबस का संबंध स्पेन से था, ये स्पेन का नाविक था। कोलंबस जो है भारत की खोज के लिए निकला था 1492 में, भारत की खोज के लिए निकला था ये। लेकिन ये भारत ना पहुंच के कहाँ पहुंच गया? ये अमेरिका के अंदर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया ये अमेरिका पहुंच गया। तो इसने अमेरिका को खोज लिया। अब ये भी एक यूरोपियन है,
तो आपको पता है कि जिस तरह से ब्रिटिशर की एक कॉलोनी भारत था, भारत पे ब्रिटिशर ने कई साल राज किया, उसी तरह अमेरिका पर भी इन्होंने राज किया। तो हमें अमेरिका की हिस्ट्री नहीं पढ़नी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अमेरिका भी ब्रिटिशर कॉलोनी था कभी। ठीक है। तो कोलंबस कहाँ पहुंच गया? अमेरिका के अंदर। निकला कहाँ के लिए था? भारत के लिए। उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट 1498 में, 1498 में एक पुर्तगाली यात्री था। पुर्तगाली यात्री, क्या नाम था इसका? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत में 1498 के अंदर पहुंचा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक समुद्री मार्ग खोज लिया, जिससे ये सीधा भारत के अंदर आ गया। इसको एशिया माइनर क्रॉस नहीं करना पड़ा, इसको कुस्तुन दुनिया से नहीं क्रॉस करना पड़ा। तो पुर्तगाली यात्री भारत पहुंच गया। तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई। ये आप कुछ दो तीन डेट्स जो है नोट कर लो। अब हम चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ। तो भाई, यूरोपियों के भारत में आगमन के लिए जिम्मेदार कारण कौन कौन से थे, जिसके लिए यूरोपियंस भारत आना चाहते थे? मैंने आपको बताया कि एंशियंट टाइम से ही जो हमारा व्यापार यूरोपियंस के साथ चल रहा था, लेकिन अब जो है इन्होंने रास्ता बदल लिया, इन्होंने अपना व्यापारिक मार्ग चेंज कर लिया, तो अब ये भारत में पहुंच गए। तो अब यूरोपियंस के आने के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से थे? तो भाई, उनको एक तो जहाज निर्माण, जहाज बनाने आ गए थे, तथा नौ परिवहन में यूरोपियों की उन्नत तकनीक। तो उन्होंने अपनी अच्छी तकनीक के जो है जहाज विकसित किए, जो कि कई कई महीनों तक पानी में रह सकते थे, कई कई महीनों तक पानी में चल सकते थे। तो इनकी ये तकनीक इनके काम आई। दूसरा, यूरोपियों का आर्थिक विकास। तो ये आर्थिक विकास अगर किसी का हो जाएगा, अगर आपके पास अच्छा पैसा है, तभी आप कहीं बाहर घूमने जाओगे। अगर आपके पास अपनी रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, सुबह और शाम दो वक्त का खाना ही नहीं आपको मिल पा रहा, तो आप कहीं घूमने क्यों जाएंगे? आप बाहर की जगह, आपको क्या लेना देना कि आपके शहर से बाहर, आपके देश से बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो यूरोपियों का जो आर्थिक विकास है, इसने बहुत बड़ा योगदान दिया कि यूरोपियंस जो है भारत में आए। तीसरा देखिए, भारतीय वस्तुओं जैसे कि मसाले, छींट, रेशम, विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि की यूरोप में बढ़ती मांग। अब आपको थोड़ा सा इकोनॉमी का थोड़ा समझ होनी चाहिए कि मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। जहां पे मांग होगी, अगर वहां पे आप सप्लाई कर दें, जहां पे डिमांड होती है अगर आप वहां पे सप्लाई कर दें, तो आप अपने मन चाहे दाम पे चीजों को बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यूरोपियंस यही चाहते थे कि इन चीजों की यूरोप के अंदर बहुत मांग बढ़ रही है, जो भारत में पहले पहुंचेगा वो ये चीजें भारत से लेकर आएगा, और वो जो इसको बेचकर अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। चौथा क्या चीज है? भारत की अकूत दौलत। जो हमारा भारत देश है, सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर था। तो ये चीज इनको भी यहाँ पर पता थी। तो ये कुछ कारण थे कि यूरोपियंस यहाँ पर भारत के अंदर आए। अब किस किस फॉर्म में आए, आगे क्या क्वेश्चन बनते हैं, कौन पहले आया, पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, ये सारी चीजें आगे हम हमारे जो है चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं और अच्छे से यहाँ पर इसको करेंगे। तो सबसे पहले, एशियाओं में यूरोपियों का विजय का कालखंड, तो उनके आने का कालक्रम भी मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले पुर्तगाली आए, कब आए? 1498 में। पुर्तगाली कब आए? 1498 के अंदर। उसके बाद यहाँ पर कौन आए? अंग्रेज। कब आए थे? 1600 ईस्वी के अंदर। आप ये डेट्स नोट करते जाना और इनको याद भी कर लेना। क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डच 1602 के अंदर आए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, जिसको कि बोलते हैं डेन्स, जो कि हॉलैंड के निवासी थे, डेन्स। ये 1616 के अंदर आए, और उसके बाद आए फ्रांसीसी। तो पांच तरह के लोग आए थे। हालांकि और भी छोटी मोटी कंपनीज आई थी भारत में, लेकिन उनका इतना ज्यादा जो है दायरा बड़ा नहीं था कि उनको हम हमारे इतिहास में जगह दें और उनके बारे में पढ़ें। लेकिन यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है, तो ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले पुर्तगाली 1498, उसके बाद ब्रिटिशर अंग्रेज 1600, फिर डच 1602, फिर डेन्स 1616, और उसके बाद फ्रांसीसी, फ्रेंच पीपल। तो ये पांच हैं। ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, या मैच द फॉलोइंग में एक साइड इनके नाम लिख देता है एग्जामिनर, दूसरी साइड उनके ईयर लिख देता है। तो आपको सही मिलान करना पड़ता है। तो आप देख लीजिए कैसे भी क्वेश्चन बनेगा, आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। अब देखिए, पुर्तगालियों के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, तो हम पुर्तगालियों के बारे में ही पढ़ेंगे।
तो टॉरडेसिल्स की संधि कब हुई थी? 1494 में। अब पुर्तगाली 1498 में आए थे भारत, ये 1494 की घटना है। पुर्तगाल तथा स्पेन के बीच अटलांटिक में एक आभासी रेखा के द्वारा पुर्तगाल के पूर्व तथा स्पेन के लिए पश्चिम में गैर ईसाई दुनिया का विभाजित किया गया था। तो अगर आपको कोई पूछे कि पुर्तगाल तथा स्पेन के बीच में गैर ईसाई दुनिया को विभाजित किस संधि के द्वारा किया गया था, तो टॉरडेसिल्स की संधि। कौन सी संधि? टॉरडेसिल्स की संधि कब हुई थी? 1494 में। डायरेक्ट एक लाइन है, आप याद कर लो। आपको नहीं जानना कि पुर्तगाल क्या है, क्यों है, स्पेन क्या है, क्यों है, ये चीजें हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में या फिर आपका इसका इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, करंट अफेयर में ये चीजें पढ़ेंगे। लेकिन हिस्ट्री में इससे ज्यादा आपको नहीं जानना। हिस्ट्री में पता होना चाहिए कि टॉरडेसिल्स की संधि 1494 पुर्तगाल तथा स्पेन गैर ईसाई दुनिया को विभाजित किया गया, पुर्तगाल के पूर्व, स्पेन के पश्चिम में। अब देखिए, सबसे पहले पुर्तगालियों के अंदर सबसे पहले कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा। मैंने आपको भी नाम बताया था, एक वास्को डी गामा, ये यहाँ पर लिखा हुआ पुर्तगाली यात्री था ये। वास्को डी गामा 1498 में आशा अंतरीप द्वीप होते हुए कालीकट पहुंचा तथा उसका जमोरिन कालीकट के राजा के द्वारा स्वागत किया गया। तो सीधा सा क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन, कालीकट के राजा जमोरिन ने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया था 1498 में। कहां से होते हुए आया था ये? अंतरीप द्वीप से होते हुए कालीकट पहुंचा और कालीकट में उनका जो स्वागत है कालीकट के राजा जमुरिन ने किया था। उसके बाद देखिए 1502 तक वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा के दौरान कालीकट, कोचीन और कन्नूर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की गई थी। ये नाम याद रख लेना, कालीकट, कोचीन और कन्नूर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की गई और उनकी किलेबंदी की गई। तो वास्को डी गामा पहली बार कब आया था? 1498 में। दूसरी बार 1502 में। अन्य व्यापारियों के विपरीत पुर्तगाली भारत में व्यापार का एकाधिकार चाहते थे। हर एक चाहता है, हर एक व्यापारी ये चाहता था कि भारत में उनका अधिकार हो, सिर्फ और सिर्फ वही भारत से सामान, मसाले या जो भी चीज है आयात और निर्यात कर सके और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वही कमा सके। अगला नाम इंपॉर्टेंट है, पेड्रो अल्वरेज कैब्रल। पेड्रो अल्वरेज कैब्रल 1500 में कालीकट में सबसे पहली फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने की थी। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि कालीकट के अंदर सबसे पहली फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो पेड्रो अल्वरेज कैब्रल के द्वारा। कब? 1500 में। भारतीय उपमहाद्वीप पर यूरोपियों के शासन के युग की शुरुआत यहाँ पर इन्होंने की थी। किसने? पेड्रो अल्वरेज कैब्रल ने। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नाम है, फ्रांसिस्को डी अल्मिडा। फ्रांसिस्को डी अल्मिडा, इनका कार्यकाल 1505 से 1509। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इनका कार्यकाल ये क्या है, कि ये तो व्यापारी थे तो इनका कार्यकाल कैसे हो गया? तो इन्होंने व्यापार करते करते धीरे धीरे भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। सीधा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मिडा, 1505 से 1509। गवर्नर को जो है पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर कह सकते हैं यहाँ पर, जिसने शांत जल की ब्लू वाटर नीति या कार्टेज प्रणाली की शुरुआत की थी। इसमें भारतीय भूमि पर किले बनाने के बजाय समुद्र में शक्तिशाली होने पर बल दिया था। और कार्टेज प्रणाली क्या है? हिंद महासागर में पुर्तगालियों द्वारा जारी जल परिवहन लाइसेंस या पास। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या किया? ये पहले भारत के अंदर आ गए थे। फ्रांसीसी नहीं, जो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आ गए थे। तो इन्होंने हिंद महासागर पर अपना जो है दबदबा बनाना चाहा, तो इन्होंने शांत जल की ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टेज प्रणाली की शुरुआत की। उसके तहत अगर हिंद महासागर में कोई भी काम करना है तो आपको उससे पहले, अगर आपने वहां से आना जाना है, तो आपको लाइसेंस या फिर पास की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ फीस अदा करनी पड़ेगी। तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था।
ये आप याद रखेंगे। और एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, जो वास्को डी गामा आया था भारत के अंदर 1498 में, तो ये जब यहाँ पर आए, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, राजा से मिले। राजा से मिलने के बाद ये वापस जाते वक्त यहाँ से भारत से मसाले लेकर गए। क्या लेकर गए? मसाले। तो मसालों को इन्होंने वहां पर जाकर 60 गुना दामों पर बेचा, क्योंकि वहां पर डिमांड बहुत थी, सप्लाई कम थी। तो 60 गुना दामों पर इन्होंने बेच दिया। और 60 गुना दामों पर बेचने के बाद इनकी पूरी व्यापारिक जो यात्रा थी, उस यात्रा का सारा खर्च निकल गया और इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इनका प्रॉफिट देखने के बाद दूसरे लोग पुर्तगाल से और अन्य यूरोप से, उन्होंने भी यहाँ आने की इच्छा जाहिर की कि हम भी चलेंगे, हम भी भारत में चलेंगे, हम भी देखेंगे कि भारत के अंदर हम भी भारत से व्यापार करना चाहेंगे। तो ये फिर एक कड़ी स्टार्ट हो गई। वास्को डी गामा आया, उन्होंने यहाँ पर कुछ लेकर आया, कुछ यहाँ से लेकर गया। तो जब यहाँ से सामान मसाले लेकर बेचे गए वहां पर जाकर, तो वहां पर उनको इतना प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट देखकर बाकी यात्री या बाकी व्यापारी भी इस काम में आना चाहते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, आपने लिख लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये दूसरा वायसराय था। ये जो पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय था। इसका टाइम पीरियड 509 से 1515। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक माना जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने बीजापुर से गोवा को जीत लिया, मुस्लिमों पर इसने अत्याचार किया और विजयनगर के राजा श्री कृष्णदेव राय से भटकल को भी इन्होंने 1510 में जीत लिया। तो विजयनगर के राजा श्री कृष्णदेव राय से भटकल को किसने जीता था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। कब? 1510 में। और वास्तविक संस्थापक या असली पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, ABCD के फॉर्म में। तो शायद आपको लग रहा हो कि सर सामने लिखा हुआ तो है, आप बार बार चीजों को क्यों बोल रहे हैं, या बार बार इसी चीज पे, इसी लाइन पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? जब आप रिवीजन नहीं करेंगे या फिर जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे, आपको थोड़ी बहुत टेंशन होगी, तो तब आप ये भूल जाएंगे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की जगह पे आप क्या लगा के आ जाएंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लगा के आ जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बिल्कुल आराम से एक एक चीज करवाऊंगा। बस आप इस लेक्चर को 1 या 2 बार देख लेना और इसमें से जो चीजें बताई गई हैं वो नोट कर लेना। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे पढ़ने के लिए, ये तो आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो। तो भारत के मूल निवासियों के साथ विवाह करने की नीति का आरंभ किया इसने। अब इसका क्या फायदा हुआ कि विवाह करने की नीति। अब भाई किसी से हमारे विवाहिक संबंध हो जाएं, अब आप मतलब कि किसी शहर से हो, किसी गांव से हो, कहीं बाहर चले जाएं, आपको आपके गांव का मिल जाए कोई, या आपके शहर का मिल जाए। मान लो आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, आप कहीं से, आप पटना से आए, मान लीजिए आप पटना से आए हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपको पटना से कोई दूसरा मिल गया दिल्ली के अंदर, आपका कोई भाई बंधु दोस्त, तो आप में एक बंधुत्व की भावना आ जाएगी कि यार ये हमारे पटना साइड का है। तो उसी तरह से जो यहाँ पे मूल निवासियों के साथ जब विवाह किया जाता था, तो पुर्तगाली लोग यहाँ पे विवाह कर रहे थे, तो उनको ये लगने लग गया कि ये जो पुर्तगाली हैं, अब ये बाहर के नहीं, ये हमारे पारिवारिक लोग हैं, क्योंकि इन्होंने उस घर की बेटी से शादी की है, इसने उस गांव में शादी की है, या उस शहर में इन्होंने शादी की है। तो इसलिए जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बहुत दूरगामी निगाह के साथ ये इन्होंने ये नीति का जो है निर्माण किया और इस नीति को आरंभ किया। इसके द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र में, जहां तक ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क के अंडर आ रहा था जो एरिया, वहां पर सती प्रथा, आपको पता होगा सती क्या होता है। किसी औरत का अगर आदमी मर जाए, पति मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसको उसके साथ सती कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। तो सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगा दिया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई तथा उस समय एक पुर्तगाली भारत में सबसे मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था। तब तक जो है पुर्तगाल अल्फांसो डी अल्बुकर्क
जिसकी वजह से भारत यहाँ पर जो है नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर कौन बना था? निन्हो डी कुन्हा। निनो डा कुन्हा या डी कुन्हा। इसके द्वारा 1503 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया गया। तो इन्होंने राजधानी क्या किया? हस्तांतरण कर दिया, राजधानी को चेंज कर दिया। कोचीन की जगह इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया। तो सीधा ही क्वेश्चन आता है कि गोवा को राजधानी किसने बनाया था? तो निनो डी कुन्हा ने। इस प्रकार भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा बन गई थी। उसके शासनकाल में दीव तथा वसाई को गुजरात के राजा बहादुर शाह से छीन लिया गया। तो गुजरात का राजा कौन था उस समय? बहादुर शाह से जो है दीव तथा वसाई को छीन लिया तथा उस पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। बहादुर शाह 1537 में दीव में पुर्तगालियों से लड़ते हुए मारा गया। जो गुजरात का राजा था ये बहादुर शाह, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1537 में। ये पुर्तगालियों के हाथों मारा गया। यह एक व्यवहारिक नेता था जिसने पश्चिमी तटीय क्षेत्र से परे भी पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया। पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ भारत का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, सिर्फ इस जगह पे ही पुर्तगालियों का जो है विस्तार था। इन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों को पूर्वी तट तक ले जाने की कोशिश की। तो इसमें पुर्तगाली शक्ति का विस्तार पूर्वी तट तक हुआ। किसके टाइम पीरियड में? निनो डी कुन्हा के या निनो डा कुन्हा के टाइम पीरियड में 1529 से 1538 तक, 1538 तक इन्होंने जहां पर जो है अपनी सेवाएं दी। तो अब अगर आपसे कोई, ये तो हो गई सारे, इसमें मैंने आपको फैक्ट अच्छे से एक एक फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि ये फैक्ट है। अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात की जाए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पुर्तगालियों ने किस किस नीतियों का स्मरण किया या कौन कौन सी नीतियां उन्होंने लागू की, या किस प्रकार पुर्तगाली भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने में सक्षम हो सके। तो ये जो आपको मैंने पूरा एक चार्ट बना के दिया है, ये पूरा एक चीज बताई है, आपको बस इसी चीज को अपनी भाषा में लिखना है। इसके अलावा कुछ नहीं है। मेंस में कुछ अलग नहीं होता है। बच्चे कहते हैं कि सर पहले प्री हो जाए उसके बाद मेंस देखेंगे। ठीक है, वो आपकी बात ठीक होती है कि हाँ प्री के बाद मेंस की तैयारी करनी होती है, लेकिन मेंस की तैयारी कहीं ना कहीं आपकी प्री के साथ साथ चलती है। मैंने बता दिया कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी मैंने आपको बता दिया कि अगर पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी स्थिति को किस प्रकार मजबूत किया, बताइए या उस पर चर्चा कीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। इसी प्रकार तो उन्होंने अपनी धीरे धीरे नींव रखते गए और अपना काम करते गए। कभी किसी, देखो यहाँ पर बहादुर शाह को मार दिया इन्होंने, युद्ध के अंदर हरा दिया। सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया तो लोग इनके साथ हुए, कुछ कुछ इनके खिलाफ भी हुए। जो मूल निवासियों के साथ विवाह की नीति का आरंभ किया, लोग आने जाने लगे यहाँ पर, एक दूसरे के साथ इन्होंने संबंध शुरू किए और बहुत सारी चीजें इन्होंने की जो कि आपको यहाँ पर मेंस के लिए आपने लिखना है यहाँ पर। ठीक, सारी चीजें आपको यहाँ समझ आ गई, बिल्कुल अच्छे से आपने एक एक चीज को नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति। तो पुर्तगालियों ने किस प्रकार की धार्मिक नीति जो है शुरू की? प्रारंभ में सिर्फ मुसलमानों के प्रति द्वेषपूर्ण, बाद में हिंदुओं के प्रति भी उन्होंने द्वेष रखा और उनके साथ भी उन्होंने क्रूरता जैसा व्यवहार किया। 1589 में बादशाह अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने के लिए ईसाई मिशनरियों को किसने भेजा था? पुर्तगालियों ने। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित करवाने के लिए ईसाई मिशनरियों को किसने भेजा? तो पुर्तगालियों ने भेजा था। भारत में अब नेक्स्ट जो है, ये मेंस के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। भारत में पुर्तगालियों के पतन के लिए जिम्मेदार कारक या जिम्मेदार कारण। अब भारत में आए, उन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत की। अब जो पहले पहुंच जाता है वो शुरुआत अच्छी कर लेता है और वो कंडीशंस को अपने हिसाब से चेंज करता है, सर्कमस्टांसेस को अपने हिसाब से बना सकता है। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत पहुंच गए थे समुद्री मार्ग से। इन्होंने अपनी स्थिति को भी यहाँ पर मजबूत कर लिया था। फिर भारत में पुर्तगालियों के पतन के लिए क्या कारण जिम्मेवार रहे, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। मिस्र, फारस तथा उत्तरी भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय हो गया तथा उनके पड़ोसियों के रूप में मराठाओं का उद्भव। तो मिस्र, फारस तथा उत्तरी भारत में
शक्तिशाली राजवंशों का उदय तथा उनके पड़ोसियों के रूप में मराठाओं का उद्भव। मिशनरियों की गतिविधियों से राजनीतिक भय तथा उत्पीड़न से घृणा उत्पन्न हुई, जो कि पुर्तगाली आध्यात्मिक दबाव के खिलाफ प्रतिक्रिया का कारण बनी। अब यहाँ पर जो है मिशनरी आए थे, तो उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती हिंदुओं का, मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया। उनको क्या कर दिया, उनको यहाँ पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। तो लोग इसके खिलाफ हो गए, उनको व्यापार से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप आओ व्यापार करो, कुछ आप कमाओगे, कुछ भारतीय लोग कमा रहे थे, क्योंकि इनकी नीति व्यापार की थी। लेकिन इन्होंने फिर ये जो ईसाई धर्म वाला मुद्दा उठाया ना, ईसाई मिशनरी को भेजा, तो इनका बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस हुआ। पुर्तगाली प्रभुता को चुनौती देने वाले अंग्रेज तथा डच वाणिज्यिक संस्थानों का उदय, ये सबसे पहले तो आ गए, लेकिन आगे आते आते इनके जो है, इनके कंपिटिटर्स जो कि इनके अंग्रेज या डच आए, या फ्रांसीसी तो बहुत बाद में आए थे, अंग्रेज, डच और डेन्स ये यहाँ भारत में पहुंच चुके थे। पहले ये अकेले थे, उसके बाद इनको कंपटीशन देने वाली और भी संस्थाएं जो है भारत में आ चुकी थी। भारत में पुर्तगाली शासन की समुद्री डकैती तथा अवैध व्यापार प्रथाओं के साथ बड़े विस्तृत पैमाने पर भ्रष्टाचार, लालच एवं स्वार्थ। भारत के अंदर पुर्तगाल शासन की समुद्री डकैती, क्योंकि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, अवैध व्यापार प्रथाओं के साथ बड़े विस्तृत पैमाने पर भ्रष्टाचार, लालच और स्वार्थ, ये जो है लोग हो गए थे, तो फिर इसके लिए लोगों ने इनके खिलाफ हो गए लोग। ब्राजील की खोज के कारण पुर्तगाल उपनिवेशियों का पश्चिम की ओर पलायन हो गया। अब यहाँ पर इतनी इन्होंने गलतियां कर ली पहले, ठीक, लोग यहाँ पर इनके खिलाफ हो गए। इतनी देर में इन्होंने ब्राजील ढूंढ लिया, ये ब्राजील में व्यापार करने के लिए जाने लगे। तो फिर इन्होंने कहा कि अब यहाँ पे व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज आ गए हैं, डच आ गए हैं, इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलतियां कर ली हैं। तो इनको लगा कि अब हमारे पैर यहाँ पर नहीं जम पाएंगे, हम ज्यादा टाइम तक यहाँ नहीं टिक सकते, तो इन्होंने भारत से जाने का फैसला कर लिया। तो फिर पुर्तगालियों का जो है पतन हो गया, यहाँ से भारत से धीरे धीरे इनका खात्मा होना शुरू हो गया। तो ब्राजील की खोज के कारण इनका यहाँ से पश्चिम की ओर इनका ध्यान डाइवर्ट हो गया सारा। अब पुर्तगालियों के आगमन का महत्व, सीधा डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि पुर्तगाली भारत में आए और यहाँ से मसाले लेकर गए, उन्होंने व्यापार किया, खुद के लिए बेनिफिट, मतलब कि उन्होंने खुद का बहुत प्रॉफिट, बहुत मुनाफा कमा लिया। लेकिन भारत में उनके आने से क्या फायदा हुआ, उनका भारतीयों के ऊपर क्या महत्व है, भारतीयों के लिए क्या महत्व है पुर्तगालियों के आने का। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए, मेंस में अगर आप आंसर अगर ऐसा आ जाएगा तो बहुत हेल्प होगी आपको ये लिखने में। पुर्तगालियों ने न केवल यूरोपीय युग की शुरुआत की, बल्कि नौसैनिक शक्ति के उदय को भी चिन्हित किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली लाइन ये बताई थी कि वो जहाज निर्माण जानते थे, जहाज निर्माण, और वो भी उन्नत तकनीक का, मतलब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का जहाज बना सकते थे, जो कि कई कई महीनों, कई कई सालों पानी में चल सकता था। हालांकि भारतीय राजा भी कई जहाज निर्माण में उन्नत थे, भारतीय राजाओं के पास भी जहाज थे, अपनी नौसेना थी समुद्री, लेकिन इनके जहाज इस टेक्निक के नहीं थे जो पुर्तगालियों के पास थी। तो ये नौसैनिक शक्ति के रूप में उदय हुए, और इनसे काफी कुछ भारतीयों ने फिर सीखा भी। दूसरा, जहाज पर तोप के उपयोग की शुरुआत। सबसे पहले जहाज पर तोप के उपयोग की शुरुआत किसने की थी, तो पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद पुर्तगाली समुद्र में उन्नत तकनीकों में माहिर थे, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में एक से अधिक डेक वाले जहाजों का निर्माण किया। अब सिंपल सी देखो, ऐसे, ये थोड़ा सा ड्राइंग खराब होगा मेरा। अब एक ऐसे सेल्स बोट बना दी, तो ये तो एक अलग चीज है, लेकिन एक मतलब कि बहुत डेक वाला एक जहाज का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था। फिर वो मतलब कि तभी इसमें इतने लोग, इसमें जो है 2 या 3 महीनों का राशन लेकर चलना, उसके लिए इसके अंदर वो लोगों के रहने का इंतजाम सारा करना, जो भी काम है सारा इसके अंदर। तो 2-3 डेक वाले जहाज बनाने के लिए एक से अधिक डेक वाले जहाज निर्माण का यहाँ पर किया। और तो ये चीज उनकी बहुत उन्नत तकनीक थी पुर्तगालियों की, तो ये चीज भारतीयों ने भी उनसे सीखी। मिशनरियों तथा चर्च भी भारत में चित्रकारों, नक्काशी करने वालों तथा मूर्ति बनाने वालों के संरक्षक थे। जो मिशनरी और चर्च भी थे, जो मिशनरी आए थे,
ईसाई मिशनरी और उन्होंने चर्च की स्थापनाएं भी की थी। तो ये चित्रकारी, नक्काशी करने वालों या फिर मूर्ति बनाने वालों के लिए संरक्षक थे, इनको संरक्षण देते थे कि इनके पास ये आए, ये अपनी मूर्ति बनाए और ये उनको सैलरी देते थे। जैसे कि पुराने टाइम में राजा रजवाड़े जो है संरक्षण देते थे, उसी प्रकार से मिशनरी और चर्च भी ये काम करते थे। पुर्तगाली संगठन बनाने में कुशल थे, जैसे कि शाही शस्त्रागार का निर्माण किया, जहाज बनाने के साथ का स्थान का निर्माण किया इन्होंने, पायलटों की नियमित प्रणाली का रखरखाव, मानचित्रण तथा निजी व्यापारिक जहाजों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य बलों को खड़ा करना आदि अधिक उल्लेखनीय है। सिंपल सी दो लाइन है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात इन्होंने लिख दी है। तो जो पुर्तगाली थे वो संगठन बना रहे थे, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, शाही शस्त्रागार, जहाज बनाने के स्थान का निर्माण की जहाज एक ही जगह पे बनेगा, पायलटों की नियमित प्रणाली का रख रखाव कि पायलट जो आज गया है कल भी यही आना चाहिए, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका भी डाटा रखेंगे, जिसने बुरा परफॉर्म किया उसका भी डाटा रखेंगे, मानचित्रण, मैप, निजी व्यापारिक जहाजों पर अंकुश कि जो भी जहाज चलेंगे वो सरकारी चलेंगे, निजी जहाज नहीं चलेंगे, और इसके खिलाफ जो है राज्य बलों को खड़ा करना अधिक आदि अधिक उल्लेखनीय है। इन्होंने युद्ध की यूरोपीय कला की शुरुआत की। तो भाई सबसे पहले पुर्तगालियों ने युद्ध की यूरोपीय कला की शुरुआत की थी। पुर्तगालियों ने युद्ध की यूरोपीय कला की शुरुआत की थी। गोवा में चांदी के काम करने वाले तथा सोने के काम करने वाले सुनार की कला का इन्होंने विकास किया था। गोवा के अंदर चांदी के काम करने वाले तथा सोने के काम करने वाले सुनार की कला का जो है विकास किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए तथा भारत में सबसे अंत में गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो पुर्तगाली है भारत में सबसे पहले आए थे। सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले कौन आया था, कौन सा यूरोपीय आया था? तो पुर्तगाली आए थे। और सबसे अंत में कौन गए? तो सबसे पहले वाला तो सबको पता होता है, अंत वाला बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेंच गए होंगे, ब्रिटिशर गए थे, या कौन गया था। तो सबसे अंत में जो है पुर्तगाली ही यहाँ पर गए थे यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ चीजें नहीं लिखी हुई जो मैं आपको बताऊंगा। पुर्तगालियों के आने से पुर्तगालियों के आगमन के साथ भारत में कुछ और चीजें उनके साथ आई थी, जैसे कि तंबाकू। पुर्तगालियों को तंबाकू की नॉलेज थी। तंबाकू, ये अपने साथ आलू, टमाटर, ये सब चीजें लेकर आए थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, ये खेती यहाँ पर भी करना स्टार्ट कर दिया। तंबाकू, आलू और टमाटर की खेती भी यहाँ पर जो है पुर्तगालियों की देन है। इसके अलावा कॉफी भी पुर्तगालियों, चाय भी पुर्तगालियों की देन है यहाँ पर। जहाज निर्माण में पहले ही बता चुका हूं। और एक चीज है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी भारत के अंदर किसने की थी? पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई थी। और पुर्तगालियों के साथ जो है गोथिक विकास कला का भी निर्माण हुआ था। गोथिक कला का विकास हुआ था पुर्तगालियों के आगमन के साथ। गोथिक कला का संबंध किससे है? पुर्तगालियों से। सीधा क्वेश्चन आ जाता है, गोथिक कला नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आज हमने पुर्तगालियों का पूरा जो है इसमें चैप्टर कवर कर लिया है। चैप्टर के अंदर पुर्तगाली अच्छे से पढ़ लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डच जो है नीदरलैंड के निवासी थे, उसके बाद डच के बाद डेन्स, अंग्रेज, और फिर उसके बाद फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। तो काफी लंबा लेक्चर हो गया है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, चाहे आप हमारे ये यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं जो कि स्टडी मास्टर है, चाहे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर देख रहे हैं, स्टडी मास्टर ऑफिशियल एप्लीकेशन है। तो आप किसी भी जगह पे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, यहाँ पर भी आप एप्लीकेशन पर भी जो है फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको सारा अच्छे से नोट से करवा दिया सर चीज। अगर इसके आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि सर हम साथ साथ क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं, जैसे जैसे आप लोग करवा रहे हो उसी तरह से हमने क्वेश्चन भी करने हैं, तो भाई क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, जिसमें कि टोटल 22,000 क्वेश्चन है। कितने हैं? 22,000 क्वेश्चन है उसमें। तो आप 9896160956 पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर आई नीड क्वेश्चन बैंक। तो आपको जो है इसके बारे में सारी जानकारी, या फिर किसी को
नोट्स, जिस नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स चाहिए या क्वेश्चन बैंक चाहिए या दोनों चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ की जिस्ट भी है। जो भी आपकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, आप लोग हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ें, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और इस तरह से आपकी फिर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है डे बाय डे कवर होती जाएगी। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।